चलिए, आप सभी का रोजगार तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग साइंस का यानी विज्ञान का जो थ्योरी क्लास कर रहे थे, उसमें आज बायोलॉजी का पोषण और विटामिन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये लंबा वीडियो होगा। इसमें थ्योरी का क्लास संख्या 3 है। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके के आएगा। आप लोग इस पे बने रहें रोजगार तक पे। ये सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेगा। आप लोग क्लास सीरीज से जुड़े रहें। ये देखिए आपका है पोषण। पहला आपका है टॉपिक जो है आपका पोषण है। पोषण किसको बोला जाता है? जो पोषण होता है ये जटिल प्रक्रिया होती है। पोषण जो होता है जटिल प्रक्रिया होती है। दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है सरल प्रक्रिया, जो इजी से कोई प्रोसेस हो जाता है उसको सरल प्रक्रिया बनाता है। एक होता है जटिल प्रक्रिया। ये पोषण का जटिल प्रक्रिया होता है। इसमें जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, पचता है, पचने से उसमें जो पदार्थ रक्त के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है, उसी को हम पोषण बोलते हैं। ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। जो भोजन होता है, भोजन हम करते हैं, पोषण का मतलब होता है भोजन, मतलब भोजन जो हम करते हैं वो क्या होता है? पचता है। पचता है, पचने के बाद क्या होता है? ये रक्त में क्या होता है? जो पदार्थ जो होता है वो रक्त में क्या होता है? सम्मिलित हो जाता है। रक्त में सम्मिलित हो जाता है और इसी को क्या बोलता है? पोषण बोलता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें भोजन को ग्रहण, पाचन तथा पचे हुए पदार्थ रक्त में शामिल करने की क्रिया का बोलता है। इसी को बोला जाता है पोषण बोला जाता है। पोषण के द्वारा ही जो पोषण होता है, इसके द्वारा क्या होता है? शरीर का निर्माण का भाग, जो भी आवश्यक चीजें होती है निर्माण में, शरीर की जरूरत ऊर्जा। देखिए, जो शरीर का निर्माण होता है, जो शरीर का निर्माण होता है, विकास होता है, उसमें पोषण के द्वारा क्या होता है? भोजन करते हैं, भोजन पचता है, यानी पोषण करते हैं। एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें भोजन पचता है, पच करके क्या होता है? रक्त में शामिल होता है। अब पोषण के द्वारा ही क्या होता है? जो शरीर की निर्माण होती है और जरूरत ऊर्जा है, जरूरी ऊर्जा है, पोषण के द्वारा ही हम क्या करते हैं? रहते हैं। जैसे हम दूध पीते हैं, उससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। दूध भी एक पोषक पदार्थ है। दूध भी क्या है? पोषक पदार्थ है। जो तथा शरीर के अंदर होने वाली टूटी फूटी मरम्मतों का कार्य किया जाता है। जैसे टूटी फूटी के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन, प्रोटीन हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है? प्रोटीन हम दाल खाते हैं तो हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन से मिलता है, सोयाबीन से, सोयाबीन से, सोयाबीन से मिलता है। दाल से, सोयाबीन से, मूंगफली से प्रोटीन मिलता है। ये सब क्या चीज है? आपका पोषक तत्व है। ये सब आपका क्या है? पोषक तत्व है। ये दाल, सोयाबीन, ये सब क्या है? पोषक तत्व है। इससे क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर के टूटे फूटे चीजों वहां बगा करता है, मरम्मत का कार्य करता है, मरम्मत का कार्य करता है। वही दिया, पोषण के द्वारा ही शरीर के निर्माण, शरीर की जरूरत ऊर्जाओं की पूर्ति तथा शरीर में अंदर होने वाली टूटी फूटी मरम्मतों का क्या करता है? मरम्मत किया जाता है। उसे क्या बोलता है? वही आपका क्या होता है? पोषण का कार्य होता है। पोषण का कार्य होता है। समझिए पोषण क्या है? पोषण के द्वारा, पोषण एक जटिल प्रक्रिया होती है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या होता है? पचता है, पच करके कहाँ रक्त में शामिल होता है, वो आपका प्रक्रिया का होता है पोषण बोला जाता है। जैसे हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल क्या है? चावल एक पोषक पदार्थ है। पोषक पदार्थ है। चावल से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा प्राप्त करता है। जिससे यहाँ पर जरूरी ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है, वो क्या होता है? पोषण के द्वारा ही हमको क्या मिलता है? जरूरत के हिसाब से ऊर्जा मिलता है। और प्रोटीन के द्वारा दाल, सोयाबीन, मूंगफली जो होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन भी क्या है? ये दाल, सोयाबीन क्या है? पोषक तत्व, पोषक पदार्थ है, पोषक पदार्थ है। यही आपका पोषण था। पोषण के बारे में नोट करेंगे, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ आपका न्यूट्रिशन। जो पोषक होता है वो दो प्रकार के होते हैं। जो पोषक होते हैं ये आपका दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है स्वपोषण, मतलब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो स्वतः होता है। स्वपोषण, स्व मतलब क्या होता है? स्वतः, स्वपोषण जो अपने आप होता है। जैसे पेड़ पौधा होता है वो स्वपोषण होता है। देखिए, उसके बाद होता है परपोषण, जो दूसरे पर आश्रित रहता है। परपोषण में क्या होता है? परपोषण
ये जो दूसरे पर आश्रित रहता है, जैसे मानव हो गया, ये सब जीव जंतु पर आश्रित रहते हैं या पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं, वो आपका क्या होता है, पर पोषण होता है। स्व पोषण जो खुद से मतलब स्वयं से अपना भोजन का निर्माण करता है। स्व पोषण में क्या होता है, ये आपका खुद से भोजन का निर्माण करता है, खुद से भोजन बनाता है, जो खुद से भोजन बनाता है उसे क्या बोलता है, स्वपोषण। जो दूसरे पर आश्रित रहता है, दूसरे जीव जंतु या पेड़ पौधे पर आश्रित रहता है, उसको क्या बोलता है, परपोषण। ये क्या होता है, दूसरे पर आश्रित रहता है, दूसरे पर भोजन के लिए या पोषण के लिए आश्रित रहता है, इसको बुलाता है परपोषण। मतलब पराया पर डिपेंड रहता है। स्वपोषण मतलब खुद से बनाता है, स्वतः बनाता है, उसी को बुलाता है स्वपोषण। देखिए वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। जो स्वयं से बनाते हैं वो क्या होता है, पेड़ पौधा होता है। इसमें क्या हो जाएगा, पेड़ पौधा। ये सब स्वपोषण होता है, जो खुद से अपना क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इसमें क्या होता है, पौधे में भोजन का निर्माण होता है। और पर पोषण जो दूसरे पर आश्रित रहता है, जो पर मतलब पराया पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। पर मतलब पराया जो दूसरे पर डिपेंड रहता है। स्व मतलब क्या होता है, स्वयं मतलब खुद से, स्वयं मतलब खुद से। अब यहाँ पर दिया देखिए पर लगा देगा पराया मतलब दूसरे पर डिपेंड है। इसमें क्या हो जाएगा, जानवर मतलब पेड़ पौधा पर डिपेंड है। इसमें हो गया आपका मानव। ये सब किस पे डिपेंड है कि तो हम लोग के मानव जाति में क्या होता है, भोजन के ग्रहण जो करता है कि तो पेड़ पौधा से मिलेगा या जानवरों से प्राप्त होता है। अब जानवर से मेन है कि जानवर से मान लीजिए दूध मिलता है, ठीक है, हम लोग इस पे डिपेंड है, जानवर पे डिपेंड है। मतलब हम लोग खुद से नहीं बनाते हैं, हम लोग दूसरे के बनाया हुआ या दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे मान लीजिए मानव पेड़ पौधा, सब्जी खाते हैं तो पौधा के रूप में होता है। ये सब पेड़ पौधों के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन का प्राप्ति करते हैं। ये सब आपका दो टाइप्स था इसका पोषण का। एक होता है स्व पोषण, एक होता है पर पोषण। स्व मतलब जो स्वयं से भोजन का निर्माण करता हूँ। पर मतलब क्या होता है, पराया। पर पोषण जो दूसरे पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है, दूसरे पर डिपेंड रहता है। देखिए स्व पोषण होता है वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, उसके क्या बोलता है, स्व पोषण। इसको ऑटोट्रोपिक मतलब ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। जैसे हरे पौधे होते हैं वो खुद से क्या करते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं, खुद से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इसे हेलोफैटिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सरल यौगिकों का जटिल यौगिकों में क्या होता है, परिवर्तित होता है। जो सिंपल कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होते हैं, परिवर्तित होता है। इसमें क्या होता है, जो सिंपल कंपाउंड होते हैं तो किसमें परिवर्तित होते हैं, जटिल कंपाउंड में परिवर्तित होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हेलोफैटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। देखिए इसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी बोला जाता है, इसको हेलोफैटिक न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। ऑटो किस लिए बोला जाता है, ये स्वयं के द्वारा होता है। ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक मतलब खुद से क्या करता है, अपना भोजन का निर्माण करता है। इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। हरे पेड़ पौधे होते हैं जो खुद से अपना भोजन क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका स्व पोषण, एक नंबर। यहाँ पे है पर पोषण। पर मतलब क्या होता है, यहाँ पर लगेगा पर मतलब पराया। इसको बुलाता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये होता है पर पोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीव पर क्या होते हैं, अन्य जीव पर मतलब दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, मतलब दूसरे जीव पर क्या रहता है, डिपेंड रहते हैं, उसी को बुलाता है पर पोषण। इस प्रकार के जीव अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है और ये क्या होता है, ये दूसरे पर डिपेंड रहता है। वो सभी जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे अपना भोजन का निर्माण नहीं कर पाते, इसलिए इसको बुलाता है पर पोषण। तो आपने पढ़ा था अभी पोषण एक जटिल प्रक्रिया होती है। उसमें पचे हुए भोज्य पदार्थों को अपना रक्त में सम्मिलित हो जाती है। रक्त में सम्मिलित होकर क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा जो क्या कार्य करता है, ऊर्जा प्रोटीन जो भी प्राप्त होता है वो शरीर के अंदर टूटे फूटे चीजों को जो हड्डी में होती है या मांस में होती है उसको क्या करता है, मरम्मत करता है। पोषण दो प्रकार का होती है, स्व पोषण, पर पोषण। स्व पोषण में जो भोजन खुद से बनाए, स्वयं से बनाए, उसको स्व पोषण बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेड़ पौधा। और दूसरा होता है आपका पर पोषण। पर पोषण में आपका होता है जो भोजन दूसरे पर आश्रित होता है, अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होता है, दूसरे पर डिपेंड रहता है, इसीलिए इसको बुलाया जाता है पर पोषण बुलाया जाता है। पर पोषण में क्या आता है, जीव जंतु इसके एग्जाम्पल होते हैं। और यहाँ पे एक चीज दिया था
होलोफैटिक, इसी को बुलाते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसको इसलिए बुलाते हैं, क्या करता है, सरल कंपाउंड को, सरल यौगिक को क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स है मतलब जटिल प्रक्रियाओं में क्या करता है, परिवर्तित करता है, जटिल यौगिक में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ये था आपका पोषण और पोषण का टाइप्स। आगे आपका है परपोषण, जो अभी हम लोग पढ़े थे पोषण, पहले पढ़े थे हम पोषण पढ़े थे। पोषण को दो भागों में हम लोगों ने बांट करके पढ़ा था। ये था आपका था स्वपोषण, जो स्वयं से बनता है, स्वपोषण था आपका, स्वपोषण था, स्वपोषण था। दूसरा था आपका इसमें परपोषण, दूसरा था आपका परपोषण। इसमें परपोषण को ही बांटा गया टाइप्स में, परपोषण को ही बांटा गया। इसमें पहला है आपका प्राणी समूह, ये आपका या प्राणी सदृश्य या प्राणी समूह में बांटा गया। प्राणी सदृश्य का होता है, इसमें प्रकार के पोषण में जटिल यौगिक जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसको एंजाइम की सहायता से सरल यौगिकों में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया, जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, पक्षी इत्यादि। ये होता है प्राणी समूह। इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब जटिल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं इसको किस में चेंज किया जाता है, सिंपल में चेंज किया जाता है, सिंपल कंपाउंड में चेंज किया जाता है, सिंपल में किया जाता है। या इसको इसीलिए कॉम्प्लेक्स को क्या किया जाता है, सिंपल में चेंज किया जाता है। किसके सहायता से, एंजाइम की सहायता से। एंजाइम एक प्रेरक कार्य करता है, जो आपकी प्रोसेस जो होती है पाचन क्रिया में क्या करता है, एंजाइम क्या करता है, सहयोग करता है। एंजाइम क्या करता है, सहयोग करता है। और एंजाइम की सहायता से, जैसे देखिए आपको भूख नहीं लगता है, जब भूख नहीं लगता है तब क्या करते हैं, एंजाइम टॉनिक का शीशी लेते हैं, उसमें एंजाइम रहता है, क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये उत्प्रेरक कार्य करता है, आपका जो प्रोसेस होता है भोजन का पाचन में, क्या करता है, तेज कर देता है, तेज करता है। इससे आपको क्या होता है, भूख लगता है। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स को सरल में चेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। एंजाइम से क्या करता है, ये सिंपल कंपाउंड में चेंज करता है। सिंपल कंपाउंड मतलब सरल यौगिक, सिंपल कंपाउंड ये चेंज करता है आपका सिंपल कंपाउंड। ये क्या करता है, ये प्राणी समूह जो होता है, प्राणी सदृश्य होते हैं, ये आपका क्या करता है, पोषण को जटिल कंपाउंड है, जटिल यौगिक है, जो पचने में बहुत प्रोसेस के बाद से हमको पचते हैं, उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में चेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। एंजाइम की सहायता से किस में चेंज करते हैं हम, ये प्रोसेस होता है, इसमें किस में चेंज होता है, सिंपल में, सिंपल में चेंज होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपको मनुष्य, जब प्राणी समूह दिया हुआ है इसका एग्जांपल क्या होगा, प्राणी होंगे, हाथी, मानव, घोड़ा, ये सब आपका इसका एग्जांपल हो जाएंगे। ये प्राणी से संबंधित होते हैं। इसमें बंदर आ जाएंगे, ठीक है, जो भी इसका एग्जांपल होगा प्राणी से रिलेटेड हो गया। ये क्योंकि प्राणी से संबंधित है। ये क्या करता है, परपोषण को बांटा गया प्राणी समूह में। कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, एंजाइम की सहायता से सिंपल में परिवर्तित करता है, एंजाइम की सहायता से सिंपल में परिवर्तित करता है। ये आपका पोषण था। पोषण के दो भाग में बांटा गया, स्वपोषण, परपोषण। ये था आपका परपोषण का प्राणी सदृश्य। आगे आपका दिया हुआ मृत जीवी परपोषण। ये आपका मृत जीवी परपोषण। जो मृत जीव मतलब मृत मतलब क्या होता है, मरा हुआ, मृत पोषण, मृत पर जीवी पोषण, मृत पर जीवी पोषण। ये आपका देखिए यहाँ पर था आपका प्राणी। अब दूसरा है पर पोषण में क्या है, मृत जीवी पोषण। ये पर पोषण का ही आप उसका नेक्स्ट भाग पढ़ रहे हैं, दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं। इसमें है मृत जीवी पर पोषण। ये मृत जीवी पर पोषण है, पर पोषण है आपका मृत जीवी पर पोषण। ये आपका होता है मृत मतलब क्या हुआ, मरा हुआ। मृत मतलब होता है आपका मरा हुआ। जो मर गया उसका बुलाता है मृत बुलाता है। मृत मतलब क्या हुआ, मरा हुआ, मरा हुआ। जो मरे हुए होते हैं, जिस देखिए वैसा पोषण जिसके जीव अपना भोजन अन्य जीव के मरे हुए शरीर या सड़ा कर प्राप्त करते हैं। जैसे कि मरा हुआ मतलब मृत मतलब मरा हुआ, इसको सड़ाकर ही क्या करता है, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, भोजन की प्राप्ति करते हैं, भोजन की प्राप्ति करते हैं।
भोजन की प्राप्ति करते हैं वो मृत जीव होते हैं। मृत जीव में क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपका बैक्टीरिया, इसमें आपका क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, आपका इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया, फंगस, आपका फंगस आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये सब मृत जीवों के द्वारा ही क्या करते हैं, अपना भोजन का ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है मृत जीव पोषण, मृत जीव पोषण। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, फंगस को शामिल किया जाता है। मृत पोषण मरे हुए जो जीव होते हैं उनसे सड़ा करके भोजन को प्राप्ति करता है कौन, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत मृत जीव होते हैं। अब देखिए परजीवी पर पोषण। परजीवी का मतलब होता है जो जीव दूसरे पर अपना आश्रय भी रखता है और उससे अपना भोजन भी ग्रहण करता है। परजीवी का मतलब होता है जो जीव अपना आवास भी उसी पर डिपेंड रखता है और उसी से क्या करता है, भोजन भी करता है। ये आपका है तीसरा, आपका ये परपोषण का ही भाग है। ये आपका है परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, परजीवी पर पोषण, परजीवी पर पोषण। ये परजीवी का हम लोग पर पोषण का भाग पढ़ रहे हैं। परजीवी मतलब पराया, पराया जीव पर जो डिपेंड रहता है, जो परजीवी का मतलब हो गया कि पराया जीव पर डिपेंड रहता है। पर पोषण, ये पर पोषण का ही भाग पढ़ रहे हैं। ये तीसरा नंबर है। जो परजीवी होते हैं वे अपना भोजन और आश्रय दोनों किस पे रखते हैं, उन अपना दूसरे जीव पर डिपेंड करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, परजीवी। जैसे बालों में जू हो जाते हैं, क्या करता है, अपना आश्रय भी क्या करता है, बालों में रखता है और वहां से क्या करता है, अपना भोजन के भी ग्रहण करता है। वही आपका परजीवी पोषण। वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीव के शरीर पर आश्रित रहता है, इसमें क्या रहता है, अन्य जीव पर आश्रित रहता है। अन्य जीव पर क्या रहता है, अन्य जीव के शरीर पर आश्रित रहता है। जो अन्य जीव होते हैं उनके शरीर पर क्या रहता है, आश्रित रहता है। जैसे भैंस होती है, भैंस के शरीर पर जू रहता है। मान लीजिए जू है, वो क्या कर रहा है, उस पे अपना आश्रय जमाया हुआ, उसमें मतलब रह रहा है और उससे क्या कर रहा है, उससे भोजन भी ग्रहण करता है। क्या करता है, भोजन भी ग्रहण करता है तथा इसमें आश्रय भी रहेगा, भोजन करेगा, भोजन भी ग्रहण करेगा और आवास मतलब आश्रित रहता है, मतलब डिपेंड रहता है भोजन और आवास के लिए तथा आवास में। आवास पर ये लोग दोनों क्या करते हैं, दोनों चीजों को क्या करता है, परजीवी जो पोषण होता है वो क्या करता है, दूसरे पर डिपेंड रहता है। आपका मृत जीव पोषण में क्या था, जो जीव सड़कर या मर जाते हैं उसको सड़ा गला करके जिसको भोजन का अंतर्गत प्राप्त होता है, किसको, बैक्टीरिया को और फंगस को प्राप्त होता है। वैसे ही परजीवी मतलब क्या करता है, परजीवी मतलब पराये पर डिपेंड रहता है। परजीवी में ये लोग अपना भोजन और आश्रय दोनों दूसरे जीव पर डिपेंड करते हैं, दोनों दूसरे जीव पर डिपेंड करते हैं। देखिए यहाँ पर वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीव के शरीर पर आश्रित रहता है और उसमें भोजन और आवास दोनों प्राप्त होते हैं। भोजन और आवास प्राप्त करने के लिए जो परजीवी कहा जाता है। जैसे जो जोंक होता है वो होता है जीव। देखिए जू जो होता है वो बालों में रहता है, बालों में क्या करता है, अपना आश्रय मतलब आवास भी रखता है और वहां से क्या करता है, रक्त को ग्रहण करता है और अपना क्या करता है, अपना भोजन को प्राप्ति भी करता है और आवास भी बनाया। जैसे यहाँ पर दिया है फीता की डिग्री, टेप वन, और यहाँ पर दिया अमरबेल। अमरबेल होता है वो पेड़ों पर क्या करता है, अपना जाल बिछाया रहता है, पेड़ों से क्या करता है, पोषण को प्राप्त करता है। ये क्या होता है, अमरबेल, इसको नोट कर लेंगे। ये क्या है, अमरबेल क्या है, ये पेड़ों पर लंबा लंबा तार के जैसा ऐसा संरचना रहता है, ये लटका रहता है, उसमें हरा कलर का होता है और ये क्या होता है, ये पेड़ों पर क्या रहता है, ये उस पर अपना जाल बिछाया रहता है और यहाँ से पेड़ों से लेकर अपना भोजन प्राप्त करता है। यही क्या करता है, अमरबेल। ये उस पर आश्रित भी है और मतलब आवास भी है उसी का वहीं पे और वहाँ से क्या करता है, भोजन भी प्राप्त करता है। यही आपका परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। हम आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए और वहाँ से अपना तैयारी को और अच्छा करें, क्योंकि इस पर रिवीजन भी कराया जा रहा है क्वेश्चन का। उसके बाद से आपको थ्योरी भी दिया जा रहा है। थ्योरी आप लोग देखिए अच्छा से दिया जा रहा है, अच्छा से समझाया जा रहा है और इसमें सेशन सभी का चलाया जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जैसे मैथ का भी है, रीजनिंग का भी है, जीके जीएस का भी है, बिहार से संबंधित है, करेंट है। आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे जो सब निःशुल्क है, रोजगार तक से जुड़े और अपने पढ़ाई को और मजबूत करें। अब दिया है स्तनधारी में पोषण। जो स्तनधारी होते हैं
उनमें पोषण को भी उसमें बांटा गया है। ये 3 प्रकार के पोषित करते हैं, 3 प्रकार के स्तनधारी जो होते हैं वो 3 प्रकार से अपना पोषण करते हैं। एक होता है इसमें शाकाहारी, जो स्तनधारी होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, ये स्तनधारी को 3 तरह से अपना भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये 3 तरह से बांटा गया है। पहला होता है शाकाहारी, पहला होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, और तीसरा होता है आपका सर्वाहारी। एक होता है मांसाहारी, एक होता है शाकाहारी। शाकाहारी जो होता है वो होते हैं पेड़ पौधे होते हैं, ये सब शाकाहारी होते हैं। जो पेड़ पौधे पर डिपेंड करते हैं। मांसाहारी में जैसे मांसाहारी होता है, इसे मांस पर डिपेंड करता है, जैसे जानवर, मानव, कुछ मानव आते हैं इसमें और कुछ इसमें भी आते हैं। शाकाहारी में क्या होते हैं, मानव होते हैं, कुछ मानव इसमें शाकाहारी होते हैं। इसमें भी होता है जानवर, इसमें भी कुछ मानव होते हैं। जो देखिए, जो मांस मछली खाता है उसको मांसाहारी बोला जाता है। जो पेड़ पौधा या शाकाहारी चीजों को खाता है उसको बोला जाता है जो शाकाहारी। और इसमें सर्वाहारी, जो दोनों खाता है, शाकाहारी मांसाहारी, उसका बोला जाता है सर्वाहारी, मतलब सब कुछ खाता है, सर्वाहारी। इसमें मानव भी आता है। इसमें तीनों में क्या होगा, मानव का एकदम नेसेसरी है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, तेलचाटा। इसमें तेलचाटा आता है। तेलचाटा जो होता है वो सर्वाहारी होता है। देखिए, जो स्तनधारी का पोषण होता है वो 3 भाग में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो शाकाहारी होता है जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को करते हैं, वो शाकाहारी होता है। जो मांसों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, मांस मछली जो खाता है उनको मांसाहारी बोला जाता है। और सर्वाहारी किसको बुलाता है, जो सब कुछ खाते हैं, शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाते हैं, उसको बुलाता है सर्वाहारी। यही था अपना स्तनधारियों को पोषण। आइए हम देखते हैं, इसमें है स्तनधारियों में पोषण 3 तरह से बांटा गया है। देखिए, वैसा जीव जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं उसको शाकाहारी बोला जाता है। जो जीव शाकाहारी में क्या होता है, पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें पौधों से जो भोजन प्राप्त करते हैं उसको शाकाहारी। जैसे बकरी हो गई, बकरी क्या करती है, घास खाती है। ये क्या करती है, घास खाती है, तो ये क्या हुआ, ये आपका शाकाहारी हो गया। शाकाहारी हो गया। खरगोश, गाय मांस खाती है, नहीं खाती है, क्या शाकाहारी भोजन करती है। गाय आपका शाकाहारी भोजन करती है। ये क्या हो गया, आपका पौधों पर जो डिपेंड रहता है, पौधों से अपना भोजन प्राप्ति करता है, वो आपका क्या होता है, शाकाहारी। मतलब शाका मतलब क्या होता है, साग। शाका मतलब साग। यहाँ से आपका पौधों के द्वारा जो भोजन प्राप्त करता है वो हो गया आपका बकरी, गाय, खरगोश। ठीक है, कुछ मानव भी होते हैं जो केवल शाकाहारी होते हैं, केवल शाकाहारी होते हैं। वही आपका बाघ, शेर, इस सब का बात यहाँ पर आ जाएगा, वो सब मांसाहारी होते हैं, जो मांस पर डिपेंड रहता है। वैसा जीव जो अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जो जीव या जो भी आपका जानवर होते हैं वो भोजन के लिए दूसरे जानवर का शिकार करते हैं, या उसको खाते हैं, उसको खाने के रूप में उपयोग करते हैं, वो आपका मांसाहारी कहा जाता है। वो आपका मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी कहा जाता है। बाघ, चीता, शेर, सांप, मेढक, ये सब क्या होता है। जैसे सांप क्या करता है, मेढक को खाता है, तो ये भी एक जीव खाता है। देखिए, सांप जो होता है, सांप क्या किया, मेढक को खाया, मेढक को अपना भोजन के रूप में, अपने पोषण के रूप में क्या किया, उपयोग किया या खाया। इसको क्या किया, ये सांप क्या किया, मेढक को खा गया। क्या किया, अपना पोषण के रूप में किसको उपयोग कर रहा है, ये अपना सांप अपना पोषण के रूप में किसका उपयोग कर रहा है, जानवर का कर रहा है। ये आपका पोषण के रूप में किसका उपयोग कर रहा है, जानवर का उपयोग कर रहा है। ये क्या हुआ, सांप आपका मांसाहारी हो गया। और मेढक भी कम चालाक नहीं है, ये क्या करता है, कीटों को खाता है। ये क्या करता है, कीटों को खा जाता है। देखे होंगे जहाँ लाइट जलता है, छिपकली हो गई, वो भी कीटों को खाती है, वो सब मांसाहारी होते हैं। मेढक क्या करता है, मेढक को सांप खाया,
मेढक को सांप खाया, सांप का मेढक को क्या सांप खाया, मेढक का करता कीटों को खा गया, तो ये भी क्या हुआ, ये भी मांसाहारी हुआ, ये भी मांसाहारी हुआ। मेढक का किया सांप को खाया, मेढक सांप का किया मेढक को खाया, मेढक का किया कीटों को खा गया, कीटों को खा गया। तो ये भी देखिए, ये भी अपना भोजन के लिए जानवर का उपयोग कर रहा है, ये भी अपना भोजन के लिए किसको कर रहा है, कीटों जानवर का उपयोग कर रहा है। और शेर चीता बाघ ये सब क्या करता है, जानवर में जंगल में रहते हैं, जंगल में रहते हैं और जानवर का शिकार करते हैं। ये जंगल में रहते हैं और जानवर का शिकार करते हैं, जानवर का शिकार करते हैं। शिकार किसके लिए करते हैं, शिकार ये क्या करते हैं, शिकार किसके लिए करते हैं, अपना भोजन की प्राप्ति के लिए। ये सब जानवर को जानवर खाता है, तो ये भी मांसाहारी हो गया। और मानव भी क्या करता है, जानवर को खाता है, ये भी क्या करता है, मांसाहारी। जैसे मानव जो होते हैं, मानव जो मांस मछली खाते हैं, मांस मछली जो खाते हैं, ये सब क्या है, जीव है, जानवर है। मतलब ये सब क्या कर रहा है, दूसरे पर डिपेंड हो रहा है, किसके लिए, भोजन के लिए। जीवों पर क्या कर रहा है, भोजन के लिए डिपेंड हो रहा है। इसको क्या बोला जाएगा, इसको मांसाहारी बोला जाएगा। यानी मानव भी खाते हैं, कुछ मानव जो शाकाहारी भी आता है, कुछ मानव मांसाहारी भी आता है, और कुछ होता है जो सब कुछ खाता है, वो क्या होता है, वो सर्वाहारी होता है। जैसे यहाँ पर देखे होंगे जो बाघ चीता शेर क्या करता है, जंगलों में जानवरों का शिकार करता है, शिकार करके अपना भोजन को ग्रहण करता है। ये था आपका मांसाहारी, ये था आपका शाकाहारी। शाका मतलब होता है पेड़ पौधा, शाकाहारी में जो पेड़ पौधा होता है, जो अपना भोजन के रूप में पेड़ पौधा का उपयोग करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, शाकाहारी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है सर्वाहारी। नेक्स्ट आपका था सर्वाहारी। सर्वाहारी जिसको ओमनीवोरस बोला जाता है। एक होता है हार्बीवोरस, कार्निवोरस, एक होता है ओमनीवोरस, मतलब सर्वाहारी होता है। ये आपका सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी जो भोजन के रूप में पेड़ पौधा तथा जानवरों को अपना ग्रहण करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ओमनीवोरस बोला जाता है, यानी सर्वाहारी बोला जाता है। सर्वाहारी में सर्वाहारी जो सर्वाहारी होते हैं, भोजन के रूप में पेड़ पौधे और पेड़ पौधे प्लस जानवर का ये सब क्या करते हैं, सर्वाहारी पेड़ पौधे और जानवर का दोनों का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं। पोषण के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसका बोला था, उसको सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस बोला जाता है। एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस, एक होता है ओमनीवोरस। ये देखिए, ये है स्तनधारी। वैसे स्तनधारी जो जीव जो भोजन के रूप में पौधों के साथ साथ जंतु के मांस का भक्षण करते हैं, यानी भक्षण करने का मतलब खाते हैं, उसे ओमनीवोरस या ओमनीवोरी बोला जाता है। ओमनीवोरस बोला जाता है। जैसे मनुष्य, जंगली सुअर, चिंपैंजी, भालू, ये दोनों का ग्रहण करते हैं। भालू को अगर जब मिल गया आपका पेड़ पौधा, उससे भी काम चला लेगा, और जहाँ मांस मिल जाएगा तो उससे भी काम चला लेगा। मानव में वही है कि दोनों क्या होता है, सर्वाहारी होता है। और जो पेड़ पौधा से संबंधित मिल गया, जैसे अनाज, दाल, चावल, रोटी, इससे भी अपना काम चला लेता है। और जो मांस मछली मिल गया तो इससे भी काम चला लेता है। देखिए, मनुष्य तिलचट्टा किस वर्ग के उदाहरण है, आपसे पूछा गया है। मनुष्य तिलचट्टा, देखिए इसके साथ साथ थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी रहेगा एक दो। नेक्स्ट क्लास से वैसे ही चलेगा, एक थ्योरी का क्लास चलेगा, यानी थ्योरी का टॉपिक चलेगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसको दिया जाएगा। इससे तैयारी को और मजबूत किया जाएगा। इसमें क्या होता है, बार बार रिवीजन होता है, बार बार रिपीट होता है। बार बार रिपीट होगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। आपको याद नहीं करना, बार बार रिवीजन करना, याद नहीं करना एक भी क्वेश्चन, आपको बार बार रिवीजन करना है। मनुष्य और तिलचट्टा किस वर्ग के होते हैं, ये सब होता है किस वर्ग के, सर्वाहारी होता है। ये सब होता है क्या चीज, सर्वाहारी होता है। दोनों का होता है, सर्वाहारी होता है। ये था आपका स्तनधारियों का पोषण। हम लोगों ने पोषण को बहुत आसान ढंग से पढ़ा था। पोषण होता है, पोषण को दो भागों में बांटा गया, एक स्वपोषण, एक परपोषण। वैसे ही आपका पर पोषण को ही बांटा गया था। उसके बाद स्तनधारियों का पोषण बांटा गया था। इसमें बांटा गया था आपका कार्निवोरस, ओमनीवोरस और हार्बीवोरस के रूप में बांटा गया था। आगे आपका है भोजन के अवयव। मान लीजिए हम भोजन करते हैं, उसका तो कुछ अवयव होता है। उसमें जो अवयव होते हैं वो कौन सा होता है, जो भोजन के रूप में जो अवयव होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, जो अवयव होते हैं। जैसे मान लीजिए परमाणु होता है, परमाणु में तो कुछ अवयव होते हैं, कण होते हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे ही जो भोजन होता है, भोजन का भी क्या होते हैं, अवयव होते हैं। भोजन
में भी क्या होते हैं, अवयव होते हैं। आज हम लोग भोजन के बारे में विशेष चर्चा कर रहे हैं। पोषण के, जो पोषण हम लोग ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है, या हम लोग पोषण के रूप में जो भी चीज़ प्राप्त करते हैं उससे हमको मिलता है, एनर्जी मिलता है। मनुष्य के शरीर में, मनुष्य में शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें कुल मिलाकर 40 तत्व होते हैं। इसको याद रखेंगे, कुल मिलाकर कितने भोजन में तत्व होते हैं, 40 तत्व होते हैं, 40 तत्व होते हैं। कुछ बृहद होते हैं और कुछ आपका कुछ बड़ा होता है, बृहद होता है, कुछ का होता है छोटा होता है, मतलब कुछ सूक्ष्म होते हैं। तो इसमें 40 तत्व होते हैं, जिसमें इन सभी तत्वों की में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा महत्वपूर्ण भाग होती है। भोजन जो हम करते हैं इसमें मुख्य रूप से हमको क्या क्या मिलता है, और जब हम भोजन करते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मुख्य रूप से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसके बाद हमको वसा या प्रोटीन मिलता है, जो भी भोजन के रूप में करते हैं, तथा वसा मिलता है। वसा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ये सब इसका मुख्य रूप से प्राप्ति की जाती है। और जब कोई भी भोजन करते हैं, जैसे हम चावल खाते हैं, चावल गेहूं मतलब रोटी का प्राप्ति होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में चावल, आटा, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। वैसे दाल, जो दाल होता है उसमें आपका प्रोटीन पाया जाता है। दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और वसा, जैसे तेलीय चीज खाते हैं, तेलीय सामान खाते हैं, उससे हमको वसा का प्राप्ति होता है। जैसे घी हो गया, घी से हम लोग का वसा की प्राप्ति होती है। ये हम भोजन के रूप में जो अवयव होते हैं उसको यहाँ से हम प्राप्त करते हैं। इसमें सभी तत्वों में क्या होता है, 20 तत्वों से मिलकर के बना होता है। कुल 20 तत्व होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके अलावा खनिज, लवण, जल तथा विटामिन भी शामिल होते हैं। भोजन में क्या शामिल होता है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट 40 तत्व होते हैं। इसके अलावा भी इसमें विटामिन, खनिज, लवण और जल की भूमिका होती है, यानी जल इसमें सम्मिलित होता है। इसमें क्या होता है, खनिज लवण, खनिज लवण, खनिज लवण, जल, खनिज लवण, जल और आपका विटामिन। जो विटामिन होता है वो शरीर में नहीं बनता है। एक विटामिन डी होता है जो सूर्य के प्रकाश द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है, फ्री में प्राप्त होता है, मतलब मुफ्त में मिलता है। विटामिन, विटामिन को बाहर से दिया जाता है, इसको बाहर से लिया जाता है। खनिज लवण, जल, विटामिन, ये आपका ये अवयव होता है। तत्व के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया। जो तत्व होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया। एक बृहद होता है, बृहद रूप में जो पैमाने है, बृहद पैमाने में शामिल होता है। एक होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म मात्रा में शामिल होता है। जैसे भोजन हो गया, भोजन के अवयव कौन होते हैं, 40 तत्व होते हैं। और इस 40 तत्वों में मुख्यतः हमको प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट चावल, आटा, इस सबसे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। प्रोटीन कहाँ से होता है, दाल, सोयाबीन से प्राप्त होता है। वसा तेलीय चीज या घी से प्राप्त होता है, जिसको फैट बोला जाता है। और भोजन में ये भी अवयव होते हैं, खनिज होते हैं, खनिज लवण होते हैं, और जल होता है और विटामिन होता है। ये सब हमारे शरीर के आवश्यक चीजें होते हैं, जिसको हम भोजन के द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये हमारे पोषक तत्व होते हैं। और पोषक तत्व किससे प्राप्त किया जाता है, भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। भोजन में हमको 40 तत्व सम्मिलित होते हैं। उसमें 40 तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होता है। कार्बोहाइड्रेट आपका चावल, आटा में प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन आपका दाल, सोयाबीन, मूंगफली में पाया जाता है। और आपका एक वसा, वसा तेलीय चीज जो खाते हैं, तेलीय पदार्थ खाते हैं, उससे वसा प्राप्त किया जाता है। और विटामिन भी रहता है, जल भी रहता है, और खनिज लवण भी रहता है। ये सब आपका भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और आगे दो भागों में क्या किया गया है, जो तत्व के आधार पर जो है 40 तत्व है, उसके आधार पर भोजन में क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका बृहद, जो बृहद अणु होते हैं, जिसको माइक्रो मॉलिक्यूल बोला जाता है। जिसको क्या बोलता है, माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल बोला जाता है। बृहद भोजन में मौजूद वैसे जिनका आकार बड़ा होता है, जो बड़ा होता है उसको क्या बोलता है, बृहद बोला जाता है। उसको माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। बृहद अणु के पचाने के दौरान सूक्ष्म अणु में परिवर्तित किया जाता है। यही निम्न प्रकार से है। देखिए, एक होता है बृहद, एक होता है सूक्ष्म, एक होता है बृहद। बृहद अणु इसी को बोला जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल। ये होते हैं, इसमें बृहद अणु को पचाने के दौरान सूक्ष्म अणु में
इसमें किसमें सूक्ष्म अणु में, सूक्ष्म अणु में इसमें परिवर्तित किया, सूक्ष्म अणु में परिवर्तित किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार क्या होता है, बृहद में कार्बोहाइड्रेट आपका होता है, कार्बोहाइड्रेट आपका होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो अभी बताए थे आपका गेहूं, आटा, इस सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन, चावल, आटा, इस सब में क्या पाता है, प्रोटीन, दाल। और एक होता है आपका फैट्स और लिपिड होता है, फैट्स और लिपिड होता है, फैट्स और लिपिड, लिपिड आपका क्या होता है, फैट्स और लिपिड होता है, फैट्स और लिपिड होता है। एक होता है लिपिड होता है। और देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसे ग्लूकोज के रूप में प्राप्त किया जाता है, किसमें, ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज क्या करता है, सबसे जल्दी त्वरित क्या करता है, ऊर्जा को मतलब देता है, ऊर्जा। अब प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल बनता है, एमिनो अम्ल का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। फैट से या फैट लिपिड से किससे होता है, फैटी एसिड से होता है, फैटी एसिड से, फैटी एसिड से। देखिए इसमें है जो हम लोग पोषण का अवयव को, तत्वों को, जो 40 भागों में था, इसमें कुछ बृहद पैमाने पर होते हैं, जो बड़े मतलब भोजन में अणु जिनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, उसको क्या बोला जाता है, बृहद अणु बोला जाता है। बृहद अणु का किया जाता है, सूक्ष्म अणु में परिवर्तित किया जाता है, जो निम्न प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज किससे प्राप्त किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट से, एमिनो एसिड आपका प्रोटीन से, और फैटी एसिड किससे प्राप्त किया जाता है, वसा से प्राप्त किया जाता है। ये आपका वसा से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आपका सूक्ष्म अणु, जिसको सूक्ष्म मतलब जिसका आकार छोटा होता है, भोजन में मौजूद पोषक घटक जिसका आकार छोटा होता है। बृहद में क्या था, बड़ा था, और सूक्ष्म क्या था, छोटा था। इसको बुलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल बुलाते हैं, इसको मैक्रो मॉलिक्यूल बुलाते हैं, उसको माइक्रो मॉलिक्यूल बुलाते हैं। ये पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतः पच जाता है, इसमें पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। जो सूक्ष्म अणु होता है वो था आपका बृहद। जो बृहद अणु होता है उसको पचाने की आवश्यकता होती है, लेकिन ये क्या होता है, इसको पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो शरीर में पचाने की आवश्यकता नहीं है, पचाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बृहद में क्या होता है, उसको पचाने की आवश्यकता होती है। बृहद में उसको पचाने की आवश्यकता होती है, लेकिन सूक्ष्म में इसको पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो सूक्ष्म में क्या होता है, पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंतर्गत आपका क्या आते हैं, विटामिन। विटामिन विटामिन को बहुत अच्छा ढंग से देखना है, नेक्स्ट क्लास में उसको चलाया जाएगा। आप लोग विटामिन के लिए देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि विटामिन के बारे में फुल एनालिसिस होगा उसमें। उसके बाद से मिनरल होता है, मिनरल साल्ट मतलब खनिज लवण। मिनरल साल्ट मतलब खनिज लवण होता है, मिनरल मतलब खनिज लवण, मिनरल साल्ट। और एक होता है वाटर मतलब पानी। शरीर में पानी की नहीं आवश्यकता है जितना भोजन की आवश्यकता है, भोजन से कहीं ज्यादा ही क्या है, पानी की आवश्यकता होती है। इसके घटक में शामिल होते हैं विटामिन, मिनरल और वाटर। जैसे बृहद में क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, बृहद में क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। उसके बाद बृहद में आपका क्या था, फैट था, प्रोटीन था। और इसमें था सूक्ष्म में क्या था, विटामिन, मिनरल, वाटर। ये क्या होता है, ये पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः पच जाता है। इसमें क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब सूक्ष्म अणु होता है। जब बृहद होता है उसको सूक्ष्म में परिवर्तित किया जाता है, और इसमें क्या होता है, स्वतः पच जाता है। ये क्या होता है, पचाने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें विटामिन, मिनरल साल्ट मतलब खनिज लवण होता है। मिनरल साल्ट क्या होता है, खनिज लवण होता है, खनिज लवण होता है। और पानी, वाटर हो जाता है। आगे आपका है कार्बोहाइड्रेट। जो बृहद में हम पढ़े थे ऐसे ही लाइन वाइज से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोटीन पढ़ेंगे, उसके बाद से वसा पढ़ेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है। जो भोजन करता है इसमें सबसे बड़ा भाग होता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट आपका जो होता है उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका होता है। और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है।
इसका अनुपात रहता है कार्बन का कितना रहता है 1 अनुपात कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 2 फिक्स ऑक्सीजन का 1 रहता है। इसको याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहता है। कार्बन 1% मान लीजिए और हाइड्रोजन मतलब इसका अनुपात रेशियो कितना रहता है 1:2:1। इसका हो गया आपका हाइड्रोजन का हो गया 2, इसका हो गया ऑक्सीजन का 1, इसी को होगा 1:1 1 अनुपात 2:1। ये आपका इसमें यौगिक रहता है जो हाइड्रोकार्बन का, इसे हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र कितना होता है CH2O का n होल ट्वाइस हो जाएगा। संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के 2 भागों में बांटा जाएगा। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको साधारण कार्बोहाइड्रेट भी बोला जा सकता है। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये 2 भागों में कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया। कार्बोहाइड्रेट में क्या मौजूद रहता है कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। इसका रेशियो कितना रहता है 1:2:1 रहता है। कार्बोहाइड्रेट को इसको जो सम्मिलित होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसको क्या बोलता है हाइड्रेट कार्बन में रहता है। और ये इसका सामान्य सूत्र क्या होता है CH2O का होल n का होल ट्वाइस जो होता है उसका n होता है। इसके संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको साधारण बोला जाता है साधारण कार्बोहाइड्रेट। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा की एक ही अणु पाए जाते हैं उसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। एक ही अणु के कारण इसे क्या बोलते हैं मोनोसैकेराइड बोला जाता है। जो सिंपल होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसमें एक ही अणु होता है। जो शर्करा के क्या होता है एक ही अणु होता है। शर्करा का एक अणु होता है इसमें एक ही अणु पाया जाता है जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। एक अणु का नाम इसको क्या बोलते हैं एक अणु का क्या बोलते हैं मोनोसैकेराइड बोला जाता है। इसको एक अणु का कारण क्या बोलते हैं मोनोसैकेराइड बोला जाता है। मोनोसैकेराइड इसको मोनोसैकेराइड बोला जाता है। एक अणु का क्या बोलता है मोनोसैकेराइड बोला जाता है। ये था आपका मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड क्या होता है ये पाचन की आवश्यकता नहीं होती। मोनोसैकेराइड को पाचन की आवश्यकता नहीं होती। जो मोनोसैकेराइड होता है इसको पाचन की आवश्यकता नहीं होती। पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। ये जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है इसको पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। जल में घुल जाता है। जल में घुलनशील होता है। घुलनशील होता है। ये जल में आपका क्या होता है घुलनशील होता है। ये ग्रहण करने पर शरीर में शीघ्र ऊर्जा प्राप्त होती है जिसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज प्राप्त होता है। इसमें जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये इसको पचाने की आवश्यकता नहीं होती स्वतः पचता है। इसमें पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। जल में क्या होता है घुलनशील होता है। इसको ग्रहण करने के लिए शरीर में ग्रहण करने पर शरीर में क्या होता है तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति होती है मतलब शीघ्र ऊर्जा क्या होता है प्राप्त हो जाता है। इसमें होता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज होता है। जैसे ऊर्जा प्राप्त हो जाता है शरीर में एकदम घबराहट आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकेराइड होते हैं से अधिक अणु मौजूद होता है। जो मोनोसैकेराइड होता है इसमें एक अणु होता है और मोनोसैकेराइड से ज्यादा जिसमें अणु होंगे मौजूद होंगे उसका बोला जाता है कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और कॉम्प्लेक्स को भी 2 भागों में बांटा गया। एक होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। पहला होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। देखिए कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और उसमें भी देखिए कॉम्प्लेक्स को 2 भागों में बांटा गया डाइसैकेराइड और दूसरा होता है पॉलीसैकेराइड। पहला होता है डाइसैकेराइड और दूसरा होता है पॉलीसैकेराइड। इसमें सिंपल में क्या होता है सैकेराइड जो होता है वो शर्करा जो होता है उसके अणु एक ही अणु पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है सिंपल बोला जाता है। इसमें जो इसके अणु के कारण क्या बोला जाता है एक ही अणु का बोला जाता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो होता है इसको पाचन की आवश्यकता नहीं होती है स्वतः पचता है। इसमें ये जल में घुलनशील होता है। ये जल में घुलनशील होता है इसे त्वरित मतलब शीघ्र क्या किया था ऊर्जा प्राप्त किया था। इसे एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज। अब था आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है इसमें मोनोसैकेराइड से ज्यादा अणु पाए जाते हैं
ये कार्बोहाइड्रेट में ये पाया जाता है, इसमें मोनोसेकेराइड से अधिक, मतलब इसमें एक था, इसमें एक से अधिक पाया जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। ये आपका दो प्रकार के होते हैं, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। आगे आपका है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड किसको कहलाता है? वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेकेराइड के दो अणु पाए जाते हैं, उसे डाइसेकेराइड। डाई मतलब क्या होता है? डाई मतलब दो होता है, उसे जल में घुलनशील होता है। ये क्या होता है? डाइसेकेराइड जल में घुलनशील होता है। इसमें देखिए पहला इसमें दिया है माल्टोज। इसका निर्माण ग्लूकोज के दो अणु द्वारा होता है। माल्टोज के अंकुरित बीजों देखिए सुक्रोज गाना पाया जाता है। गाना का जो जूस पीते हैं उसमें सुक्रोज पाया जाता है। अब देखिए सिक्रोज, इसका निर्माण ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज से होता है। किसका होता है? जो सुक्रोज होता है, जो आपका सुक्रोज का निर्माण होता है, इसका किससे होता है? ये दो चीजों से होता है। इसका निर्माण ग्लूकोज और आपका फ्रुक्टोज से होता है। ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज से इसका निर्माण होता है। किसका? सिक्रोज का होता है, सिक्रोज का होता है। और लैक्टोज होता है। लैक्टोज का निर्माण ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज से होता है। लैक्टोज का निर्माण किससे होता है? लैक्टोज का निर्माण होता है आपका लैक्टोज का निर्माण होता है किससे? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से होता है। ग्लैक्टोज से होता है। देखिए लैक्टोज की सर्वाधिकता प्रतिशत मात्रा मानव की माता के दूध में पाया जाता है। जो आपका लैक्टोज का मात्रा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? जो मानव माता जो माता होती है उनके दूधों से क्या किया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है। अब ट्राइहेलोज दिया है, इसमें कीटों के रक्त में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कीटों के रक्त में पाया जाता है। इसका निर्माण ग्लूकोज के दो अणुओं के मिलने से होता है। जो ट्राइहेलोज होता है उसका कीटों के रक्त में पाया जाता है। इसका निर्माण ग्लूकोज के दो अणु से होता है। ये था आपका डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में क्या पड़ा? मेल्टोज पड़ा। मेल्टोज ग्लूकोज के दो अणुओं से निर्माण होता है। मेल्टोज अंकुरित बीजों, जो अंकुरित बीज होता है, जैसे जो बीज को जमाया जाता है जिसमें अंकुरण होता है, अंकुरित बीजों से प्राप्त किया जाता है। और गाना पाया जाता है। और उसके बाद है सुक्रोज। सुक्रोज का निर्माण होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। ग्लूकोज का निर्माण होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अणुओं के द्वारा होता है। लैक्टोज का निर्माण होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से होता है। लैक्टोज का सर्वाधिक मात्रा मां के दूध से प्राप्त होता है। और ट्राइहेलोज ये कीटों के रक्त में पाया जाता है। कीटों के रक्त में पाया जाता है और ये ग्लूकोज के दो अणुओं के मिलने से प्राप्त किया जाता है। और एक आपका था पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेकेराइड के बहुत सारे अणु मतलब दो से अधिक होते हैं, उसे पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। ये जल में अघुलनशील होते हैं। इसमें स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है और केटीन होता है और सेल्यूलोज होता है। ये आपका पॉलीसेकेराइड था। पॉली मतलब क्या होता है? बृहद होता है। पॉली मतलब ज्यादा होता है। जो मोनोसेकेराइड से बहुत ज्यादा अणु होते हैं, मतलब दो से अधिक अणु होते हैं, इसको बोला जाता है पॉलीसेकेराइड। ये क्या होता है? पॉलीसेकेराइड जो जल में अघुलनशील होता है। ये जल में क्या होता है? जल में अघुलनशील होता है। अघुलनशील होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज होगा। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट के कार्य आप देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लेंगे, उसमें क्या होगा? हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट जो अपने पोषण के रूप में प्रयोग करते हैं उसमें आपको ऊर्जा प्राप्त होता है। ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा उत्पादन के ईंधन का काम करता है। किसका कार्य करता है? ईंधन का काम करता है। ये आपका ईंधन का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट का ये सब कार्य था। जो कार्बोहाइड्रेट का हम लोग टाइप पढ़े थे। अब उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है? इसमें पॉलीसेकेराइड के रूप में कोशिकाला और संयोजी ऊतकों का जो रचना होता है वो भाग लेते हैं। मतलब उसमें क्या करता है? जो रचना होता है उसमें कोशिकाला और संयोजी ऊतकों का भाग होता है। स्टार्च के रूप में हम लोग संचित ईंधन का काम करते हैं। जो स्टार्च होता है इसको किसके रूप में प्रयोग करते हैं? संचित ईंधन के रूप में करते हैं। संचित ईंधन के रूप में जो स्टार्च होता है उसको संचित ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। आगे है वसा में बदलकर संचित भोजन के रूप में करते हैं, काम करता है। अब देखिए
ये आरएनए डीएनए का दोनों का घटक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है किसका, आरएनए और डीएनए का, डीएनए का है घटक है। सेलुलोज के रूप में पादपों में कोशिका वृद्धि बनाता है। जो सेलुलोज कोशिका वृद्धि होता है जो केवल पादप में ही पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है, इसी को सेल वॉल बोला जाता है। जो किसमें भाग लेता है, जो सेलुलोज के रूप में पादप में होता है कोशिका वृद्धि, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। जो सेल वॉल होता है ये केवल आपका पादप में ही पाया जाता है। भारतीय भोजन में शर्करा और अन्य कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना होता है, 65% होता है। मधुमेह रोगी के भोजन में मिठास के लिए क्या मिलाया जाता है, सेक्रिन मिलाया जाता है। आपसे पूछा जाता है जिसको चीनिया रोग हो गया, चीनिया रोग यानी मधुमेह रोग, इसमें एकदम कदापि चीनी का उपयोग नहीं करता है। इसको किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें किया जाता है सेक्रिन का उपयोग किया जाता है। मतलब मिठास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सेक्रिन का। सेक्रिन एक कृत्रिम और शर्करा के से कहीं अधिक मीठा पदार्थ होता है। ये शर्करा नहीं होता, मतलब ये चीनी नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट परीक्षण का उपयोग किया जाता है आयोडीन। ये बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का पूछा गया था, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एकदम हूबहू क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया था, तो ये आयोडीन का प्रयोग किया था। अगर आयोडीन का मात्रा कार्बोहाइड्रेट में डाला जाएगा तो उसका रंग वर्णन नीला काला हो गया, तो समझिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया था, आयोडीन का। इसमें किया जाता है आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर आयोडीन का और जब हमको चेक करना होगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो हम उसमें क्या करेंगे, आयोडीन का प्रयोग करेंगे और उसका रंग वर्णन नीला काला हो गया, उस पदार्थ का नीला काला होगा तो उसमें क्या मानेंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है, जैसे मिलता है 4.2 कैलोरी। जो ऊर्जा का मापने का, जो पोषक तत्वों को मापने का उसका यूनिट का होता है, कैलोरी होता है। वैसे 1 किलो कैलोरी का प्रयोग करना, 1 ग्राम कैलोरी का प्रयोग करना कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, 4.2। ऐसे ही आपका अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, उसके बाद हम प्रोटीन पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में सिलसिला जारी रहेगा। आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल से बने रहें और सारे क्लास यहाँ पर यूट्यूब पर निःशुल्क कराया जा रहा है। आप लोग अपने तैयारी को मजबूत करें, आप लोग रोजगार तक पर बने रहें और मिलते हैं फिर आगे प्रोटीन टॉपिक के साथ। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।